हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कि रेस्पिरेशन में यूज होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में तीन चीज होगा: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह यूज होते हैं। आप भी कॉमनली ये तीन चीज ही खाते हो, कार्ब खाते हो, फैट खाते हो और प्रोटीन खाते हो। तो अगर अपन तुम पूछ लिया जाए आपसे कि सीक्वेंस ऑफ यूज क्या है इसका, सबसे पहले किसका रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले क्या टूटता है? सबसे पहले टूटता है कार्ब, फिर फैट, फिर प्रोटीन। ये ऑर्डर है। तो प्रोटीन जल्दी नहीं टूटता है हमारे शरीर से। प्रोटीन का रेस्पिरेशन या प्रोटीन एक्ट एज बहुत कम एक्ट करता है ड्यूरिंग स्टार्वेशन। मान के चलो आप एक दिन भूखे हो, एक दिन भूखे रहने से आपके अंदर का प्रोटीन नहीं टूटने लगेगा, उस समय आपका कार्ब टूटेगा। अब मान के चलो आप 1 से 2 दिन भूखे हो तो आपका कार्ब टूटेगा, फिर उससे बाद क्या टूटेगा? फैट टूटेगा। और लास्टली अगर इस कंडीशन में प्रोटीन किस कंडीशन में टूटता है? या तो स्टार्वेशन, जैसे कि 13 से 10 से 12 दिन का इंसान क्या लिए भूख, स्टार्वेशन, भूख से तड़प रहा है, और या तो डिजीज कंडीशन हो। तो इस दो कंडीशन में ही प्रोटीन टूटता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे पूरे शरीर का कंपोनेंट किससे बना है? प्रोटीन। चाहे एंजाइम हो, चाहे मसल्स हो, अगर प्रोटीन टूटने लगेगा तो हमारी शरीर क्या होने लगेगी? डीजनरेट करने लगेगी। तो इसीलिए सीक्वेंस ऑफ यूज है कार्ब, फैट एंड प्रोटीन। अगर आप डाइजेशन चैप्टर में आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमने लिया सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 4.1 होती है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है? 4.4। और यूनिट क्या? किलो कैलोरी पर ग्राम। इसकी भी किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 4.1। अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। जो कार्ब के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी पाई जाती है वो होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और रेस्पिरेशन के बाद उसमें से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। मतलब रेस्पिरेशन से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा है फैट। फैट की सबसे ज्यादा होती है 9.4 लगभग किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड इसकी होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और लास्टली है प्रोटीन। इसकी होती है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड इसकी फिजियोलॉजिकल होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। आपने अगर एनर्जी का देखना है तो फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कभी सलाइन लगाते हो तो वहां पे क्या आप फैट चढ़ाते हो क्या उस बॉडी को? नहीं, आप फैट नहीं चढ़ाते हो, आप ग्लूकोज चढ़ाते हो। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज फैट का डाइजेशन, फैट का अब्जॉर्प्शन बहुत टाइम लेता है फैट का अब्जॉर्प्शन में, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में फैट एक ही जगह अब्जॉर्ब होता है, दैट इज विलाई। आपने पढ़ा है विलाई, लैक्टियल, कुछ याद है? तो वहां पे फैट का अब्जॉर्प्शन होता है, और सबसे तेजी से अब्जॉर्प्शन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए भी सलाइन में हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। तो NaCl, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब कार्ब, फैट और प्रोटीन हो गया। इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, डू प्लांट ब्रीथ। पहले हेडिंग थी इंट्रोडक्शन जो कि कंप्लीट हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे? डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? यस। तो एक बात बताइए,
फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेसल्स तो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन तो है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। 100 और 150 मीटर के जो प्लांट हैं उन उतने ऊपर तक फूड और वाटर तो सप्लाई हो जाता है, बट क्या उतने ऊपर उतने लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या गैस ट्रांसपोर्ट हो पाता है, और क्या उतने ऊपर तक गैस ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं, उतने ऊपर तक गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो कि हेल्प, जैसे हमारे अंदर क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्प करते हैं हमारे गैसेस एक्सचेंज में। क्या ऐसा कोई प्लांट में ऑर्गन है क्या? नहीं, कोई ऐसा ऑर्गन प्लांट में नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए आइए जानते हैं रीजन। पहला रीजन क्या है? प्लांट ऑर्गन टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसेस एक्सचेंज। प्लांट अपने हर ऑर्गन का ख्याल खुद से रख सकता है, और ये क्यों रख सकता? प्लांट के क्यों, कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन है, लीफ, स्टेम एंड रूट। प्लांट के कितने ऑर्गन है? 3 है। लीफ है, लीफ में क्या होता है? गैस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा। रूट, रूट के अंदर क्या होता है? रूट हेयर्स। और स्टेम, स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल्स। तो प्लांट के हर ऑर्गन अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। कैसे? लीफ के पास होता है स्टोमेटा, रूट के पास होता है रूट हेयर्स, एंड स्टेम के पास होता है लेंटिसेल्स। और ये 3 इसमें हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ऐसे रख लिए। नेक्स्ट रीजन क्या होगा कि प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्यों नहीं होता है? नेक्स्ट रीजन, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ एनर्जी। प्लांट को उतनी डिमांड नहीं है एनर्जी की जितनी हमें है, क्योंकि हमें लोकोमोशन करना होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट के कंपेयर में ज्यादा है। हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, बट प्लांट बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं करता है, वो एक जगह स्टैटिक पोजीशन में रहता है। तो क्या प्लांट को उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें जितनी रिक्वायरमेंट है? नहीं, प्लांट को उतनी डिमांड नहीं है, तो प्लांट में भी उतना गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। बट हाँ, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, और जिस लेवल पे होता है कौन? लीफ, रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट रीजन है कि प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो सुपरफिशियली, प्लांट में जो लिविंग सेल होते हैं वो प्लांट के सुपरफिशियली पाए जाते हैं, और सुपरफिशियली पाए जाएंगे तो उससे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज इजिली होगा। सो प्लांट लिविंग सेल्स प्रेजेंट सुपरफिशियली, ऊपरी परत में, ऊपरी परत में ही लिविंग सेल पाए जाएंगे जो हेल्प करेंगे किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। तो ये 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? प्लांट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लांट का हर ऑर्गन खुद का ख्याल खुद से रखता है। दूसरा रीजन क्या है? प्लांट डू नॉट हैव हाई डिमांड ऑफ एनर्जी, प्लांट को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड रीजन क्या है? प्लांट के जो सेल्स है वो कहाँ होंगे? सुपरफिशियली पाए जाएंगे। तो ये 3 रीजन है, और ये आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो किस बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को डिवाइड किए हैं? तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह क्या यूज कर रहे हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इन तीनों का ही क्या होता है? रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेशन होता है। तो 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तहत ये 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, इसके टूवर्ड 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? अगर हम प्रोटीन को यूज करें, प्रोटीन इज यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, then it is known as protoplasmic respiration. Floating respiration, if
carbohydrate and fat is used as respiratory substrate, then it is known as protein respiration. तो on the basis of respiratory substrate two टाइप के respiration होते हैं, प्रोटीन रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. प्रोटीन रेस्पिरेशन में हम किसको यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, कार्ब एंड फैट को, और प्रोटोप्लाज्मिक में किसकी तरह यूज करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, एज प्रोटीन. तो ये आपको याद रखना है. तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. हो गया. तो इसको मैं रब करता हूं. अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह देखें तो वहां पे दो टाइप के रेस्पिरेशन थे, दैट इज प्रोटीन एंड प्रोटोप्लाज्मिक. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देखें तो यहाँ भी दो टाइप के रेस्पिरेशन है, दैट इज एरोबिक एंड एरोबिक. ध्यान से सुनिएगा. एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ग्लूकोज क्या हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है. मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. और यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यहाँ पे ग्लूकोज पूरे तरीके से नहीं टूटता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक में होता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एनारोबिक में होता है. दूसरा इसमें क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर होता है. ये कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर होता है. और इंटरमॉलिक्यूलर का कहने का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके बीच में ही क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. तो ये कैसा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हो गया. और यहाँ पे केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है, दैट इज ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज के अंदर जो होना है वो होगा, इसीलिए कैसा होगा, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर. ये कैसा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर. यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर किसने किया था, ऑक्सीजन ने. सो द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. आपको याद है मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, वहां पे याद करिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था ऑक्सीजन ने और मिलके क्या बना दिया था, वाटर. तो यहाँ भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किसने किया, ऑक्सीजन ने, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट किसने किया. अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी दो होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज एसिटाल्डिहाइड. तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा कंपाउंड होता है, एसिटाल्डिहाइड. किसमें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. क्योंकि एनारोबिक कंडीशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन एक्सेप्ट करता है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये होता क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी इसको आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट is हाइड्रोजन एक्सेप्टर. तो इसमें हाइड्रोजन का एक्सेप्ट कौन करता है, पायरुवेट. तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड टाइप का चीज नहीं है. यहाँ पे प्योरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और वाटर बना लेता है. और यहाँ पे दो होता है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एनारोबिक में और एक होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड में पायरुवेट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, अल्कोहलिक में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है कौन, एसिटाल्डिहाइड. फोर्थ, इसमें अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो वही कॉमन रिएक्शन आपको मैंने बता दिया पहले ही, +6O2 gives 6CO2 +6H2O +38 या 36 ATP एनर्जी. अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का रिएक्शन क्या होगा, C6H12O6 गिव, इसका क्या हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ तो क्या बन गया, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2
और कितना परसेंट एनर्जी निकलेगा, 7% एनर्जी ऑफ एरोबिक। मतलब ये 7% क्यों बोला, क्योंकि एरोबिक से कंपेयर करें तो इसमें कितना एनर्जी निकलता है, 2 एटीपी, और 2 एटीपी देखा जाए तो कितना परसेंट होगा इसका, 7%। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना निकलता है, 2 एटीपी, और लैक्टिक एसिड में भी 2 एटीपी निकलता है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितना बनता है, 2 एटीपी एनर्जी बनता है। और यहाँ पे है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ C3H6O3। ये C3H6O3 क्या है, पायरुविक एसिड, और इस और क्या, 7% ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP। यहाँ भी 2 ATP बनता है। या तो लैक्टिक एसिड होगा या तो अल्कोहलिक होगा, दोनों साथ में कभी जिंदगी में नहीं होगा, याद रखिएगा। अभी आगे आपको हम बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए।